आते हैं बाबू, नाम है इसका जीरो वेक्टर। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो वेक्टर के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, और उसी इंपोर्टेंट पॉइंट में हमने कुछ वेक्टर के टाइप का जिक्र किया है। अलग अलग नामों से वेक्टर को जाना जाता है, किसको कौन सा वेक्टर कहेंगे, किनको कौन सा वेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक बाबू हमने जो वेक्टर के बारे में पढ़ा, उसमें पिछला क्लास में जो मुख्य बातें हमने पढ़ी, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, हम किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, उसका वियोजन कैसे करते हैं, हमने पिछले क्लास में सीख लिया। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 तक, इंपोर्टेंट पॉइंट का नंबर 8 तक लगभग हमने कर लिया है पीछे, या कुछ नंबर इधर उधर नहीं ना हुआ है, 8 ही लग रहा है। अब आगे चलते हैं बाबू, जो टॉपिक है हमारा क्या बाबू, जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश। जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश किसे कहेंगे, तो नाम से ही क्लियर है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, जबकि जीरो वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, जिसका वैल्यू क्या हो, जिसका परिमाण क्या हो वो जीरो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर कहेंगे। जैसे कोई लिख दिया r बराबर 0i, तो ये 0 गुना 0 तो 0 हो जाना चाहिए, मतलब कुछ है नहीं, समझे। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड क्या हो गया बाबू, 0 हो गया। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बाबू, 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं, उसको हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, वेरी गुड। तो दोज वेक्टर विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्या बाबू, जीरो वेक्टर। यानी जिन सदिशों का शून्य परिमाण होता है उन्हें शून्य सदिश कहा जाता है। ओके, प्रॉपर वेक्टर यानी उचित सदिश, अब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता है, 0 छोड़ के कुछ और हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो, 0 को छोड़ के कुछ और हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर यानी उचित सदिश। ठीक है बाबू। तो दोज वेक्टर विच हैविंग नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, यानी वे सदिश जिनके परिमाण शून्य नहीं होता है, क्या बाबू, उचित सदिश कहलाता है, प्रॉपर वेक्टर कहलाता है। पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश, हम पोलर वेक्टर किसे कहते हैं, ध्रुवीय सदिश किसे कहते हैं, तो वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है बल्कि डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। यानी वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको मालूम है कहां से स्टार्ट हो रहा है, और एंडिंग पॉइंट पता है कहां पर एंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं है, उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। डिफिनेशन सुनेंगे, दोज वेक्टर विच हैविंग फिक्स्ड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बाबू, फिक्स होता है, बट डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, कॉल्ड क्या बाबू, पोलर वेक्टर, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु निश्चित होता परंतु दिशा निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाता है बाबू, ध्रुवीय सदिश कहलाता है। अब एग्जांपल में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ईटीसी। लीनियर का हिंदी क्या होता है बाबू, रेखीय। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब रेखीय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का आप हिंदी जानते हैं पहले से। लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब रेखीय त्वरण। ये ऐसे वेक्टर हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है बाबू, फिक्स होता है, बल्कि डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए इन्हें हम कौन सा वेक्टर कहते हैं बाबू, पोलर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय सदिश। अब ये कौन सा वेक्टर है, तो अब ये जस्ट इसका उल्टा है, पोलर का उल्टा क्या बाबू, एक्सियल होता है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, बल्कि डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, बल्कि डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है बाबू। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता बल्कि डायरेक्शन फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय सदिश कहते हैं। तो देख लीजिए
दोज वेक्टर विच हैविंग डज नॉट मतलब फिक्स नहीं, डज नॉट फिक्स मतलब फिक्स नहीं होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का फिक्स नहीं होगा, बट डायरेक्शन इज फिक्स, बल्कि डायरेक्शन क्या होगा बाबू, फिक्स होगा, दिशा क्या होगा, फिक्स होगा, इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। क्या कहलाएगा बाबू, एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, नहीं अक्षीय सदिश कहलाएगा। कोई दिक्कत बाबू, चीजें क्लियर है ना, अच्छी बात है। एग्जांपल में देखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर का अगर हिंदी बोले बाबू, तो एंगुलर का हिंदी होता है कोणीय। क्या बाबू, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। अब देखिएगा आपके सामने कुछ वर्ड जो आए हैं उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक जगह है रेखीय विस्थापन, एक जगह है कोणीय विस्थापन। विस्थापन ही है, लेकिन एक जगह रेखीय की बात हो रही है, एक जगह कोणीय की बात हो रहा है। विस्थापन ही है, एक जगह लिनियर का बात हो रहा है, एक जगह क्या बाबू, एंगुलर की बात हो रहा है। वेलोसिटी के बारे में भी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग, कोणीय वेग, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो बाबू मेरे अब ये क्या है भाई, आपने तो पढ़ा है पहले भी पढ़ा है, लेकिन उसमें आपने उस तरह से नहीं पढ़ा होगा। केवल वेग जानते हैं आप, केवल विस्थापन जानते हैं आप, केवल एक्सेलरेशन जानते हैं आप, मतलब आप या तो डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, या तो वेलोसिटी जानते हैं, या तो एक्सेलरेशन जानते हैं। ये लीनियर और एंगुलर कॉन्सेप्ट आप लोग में भी नहीं जानते होंगे। क्या जानते हैं क्या, कोई मालूम है क्या आपको? चलिए तो मैं बताता हूं ये क्या, कब किसका, कब ये इस्तेमाल होता है। अब जब कोई पार्टिकल मोशन करेगा स्ट्रेट रास्ते पर, स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रास्ते पर, सीधी रेखा में, तो उस दौरान उसके पास जो विस्थापन होगा, या वो जो विस्थापन कवर, उसको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वो जो विस्थापन कवर करेगा, जो उससे विस्थापन प्राप्त होगा, उस विस्थापन को हम लोग रेखीय कहेंगे। रेखीय मतलब होता है रेखा। लीनियर किससे बना, लाइन से बना है, लाइन से बना है लीनियर, रेखा से बना है रेखीय। यानी देखिए ना, सीधा रेखा मतलब एक रेखा होगा, ठीक है ना, उस रेखा के तरफ, उस रेखा के अलोंग जब मोशन कोई पार्टिकल करेगा तो उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वेलोसिटी होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, वो क्या कहलाएगा बाबू, लीनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, लीनियर। ए करे जा का करता रह। तो स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रास्ते पे, सीधी रेखा में अगर कोई पार्टिकल, कोई वस्तु गति करता है तो उसके पास जो वेलोसिटी रहेगा, जो एक्सेलरेशन रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो क्या होगा, लीनियर कहा जाएगा उसके साथ। उसको हम डिफाइन जो करेंगे वो सिंपल सा डिफिनीशन है, और जो आप पहले से जानते हैं ना चीजें, वो आप यही जानते हैं, लीनियर जानते हैं। आप पहले से पढ़े हैं ना, अगर हो सकता है 9th में मिला हो कि नहीं मिला हो आपको, लेकिन अगर आपको मिला है तो एंगुलर ठीक है, नहीं मिला है तो लीनियर मिला होगा, समझे, यही मिला होगा। जो मिला है आपको, क्या मिला अभी तक, जिस डिस्प्लेसमेंट की बात की है आप, जिस वेलोसिटी की बात की है आप, जिस एक्सेलरेशन की बात की है आप, आपको जो भी अभी तक पढ़ने को मिला वो क्या था, वही था लीनियर। समझ में आ रहा ना। अभी एंगुलर कब मिलता है बाबू पढ़ने के लिए? एंगुलर तब मिलता है बाबू जब कोई पार्टिकल सर्कुलर रास्ते पर क्या करता है, गति करता है। वृत्ताकार रास्ते पर क्या करता है बाबू, गति करता है। कहिएगा ऐसे मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और ये ऐसे बढ़ रहा है, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, अब इसी रास्ते पर बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, कभी कभी फील्ड में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको गोल गोल नचाते हैं, साइकिल को देखते हैं कितना गोल घुमा सकते हैं। क्या बाबू देखे है ना, आप कितना गोल घुमा सकते हैं, साइकिल को नचाते हैं गोल 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 गोल। मौत का कुआं देखे है ना, ठीक है ना। तो मौत के कुआं में क्या होता है बाबू, मोशन जो होता है सर्कुलर रास्ते पर होता है, समझे। वो भी एक वृत्तीय गति है, वो सर्कुलर मोशन है। और ये जो मोशन करेगा, ये जो आप देख रहे हैं डब्बा जो मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन है जनता, सर्कुलर मोशन है। और इसके बारे में डीपली आपको बताएंगे हम, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का बुक का बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या किया, उसको मात्र 1 से 2 पेज में खत्म कर दिया सर्कुलर मोशन को, केवल जिक्र कर दिया कि सर्कुलर मोशन क्या है, बस खत्म। लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन बाबू, तो सर्कुलर मोशन में कम से कम आपको 1 सप्ताह लगेगा, कम से कम, जिसको एनसीईआरटी ने मात्र 2 पेज में खत्म किया, 1 पेज में खत्म किया। 1-2 पेज का बात है जनता, थोड़ा मिला गया। लेकिन अगर एनसीईआरटी को पढ़ाया तो हमको ये नहीं को चैप्टर को उड़वा देते हैं,
लेकिन एनसीईआरटी को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैसे सारे बुक को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब आप पढ़ने के बाद जिस भी किताब को बनाइए, हम नहीं कहेंगे बाबू ये किताब मत बनाओ, वो किताब मत बनाओ, ये किताब बनाओ, वो किताब बताओ। दुनिया कोई ऐसा किताब नहीं हो जिसको बना नहीं सकते, समझ में आ रहा? तो सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाएंगे पूरा डीपली, कम से कम 1 सप्ताह लगेगा, कम से कम। ज्यादा लगेगा तो कितना लगेगा वो आपको समय बताएगा। तो बाबू ये जो आप इसका डब्बे का मोशन देखिए, दीपक कैसे वृत्ताकार मोशन कर रहा है ना, ठीक है ना। तो इस दौरान जब मोशन ये कर रहा है ना, ये डिब्बा या कोई भी चीज करता है अगर इस तरह से मोशन, तो ये जो मोशन कर रहा है तो इसके पास 2 तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक लीनियर एक एंगुलर, ठीक है ना। तो इस दौरान सर्कुलर मोशन का, अगर प्योरली सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके पास अगर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वेलोसिटी होगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगा सर्कुलर मोशन के लिए, जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हैं। अभी तक आप जो डिस्प्लेसमेंट पढ़े, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़े हैं आप, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप क्या पढ़े हैं अभी तक का जो है। आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट मुझे पढ़ाना है, बट अभी तक जानते हैं कि 2 स्थानों के बीच का सबसे कम डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम दूरी क्या होता है, विस्थापन कहलाता है, नहीं डिस्टेंस कहलाता है, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। यानी 2 प्लेस के बीच का सबसे कम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाता है। अभी तक यही पढ़े आप लोग और होता भी है, लेकिन आगे मैं डायरेक्शन का इस्तेमाल करूंगा इसमें, तो आगे डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज करूंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिलहाल हम आगे चलता हैं। देखिए जब कोई पार्टिकल जो है ना वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है, तो भाई पार्टिकल यहां है, समझे, कुछ देर के बाद ये नाच रहा है, मान लीजिए, या तो खुद से चल रहा है, या तो उसमें मोटर फिट है, या तो किसी रस्सी के थ्रू हम नचा रहे हैं, किसी रस्सी के थ्रू हम इसको नचा रहे हैं। तो ये बाबू यहां पर नाच करके यहां चला गया, क्योंकि बदले जगह ना, एक ही जगह थोड़ी फिक्स है वो, अब वो यहां चला गया। तो पहले यहां था, तो ये इसको मिलाने वाला, इसको सेंटर से मिलाने वाला ये लाइन ये है, अब यहां ये लाइन मिलाएगा, तो कहिए ना ये लाइन और ये लाइन मिलके एक एंगल बनाएगा यहां पे ना, हाँ। और यही एंगल जो होता है, यही कोण जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। एंगुलर एंगल, कोणीय कोण, ये क्या एंगल है ना, कोण ही है ना, समझे। तो ये जो कोई भी पार्टिकल जब वृत्ताकार गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस दौरान अपने सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाता है अपने मोशन के दौरान, वही एंगल क्या बाबू, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। आई बात समझ में, समझे। तो देखिए जो आप डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़े हैं ना, लेकिन ये बात अलग है कि नहीं है, समझ में ना। तो ये भी चीज है, तो हम आपको बोले ना बाबू, जो 9-10 तक आप पढ़ के आए हैं ना, बच्चा है आईएसी क्या बाबू, समुद्र, ओशन, समझे, समुद्र। इसमें जितना डुबकी लगाओगे उतना डूबते जाओगे, तो सर कितना डूबते जाओ, अंत इसका नहीं है ना, आदि ना अंत, समझ में जनता। जितना डूबोगे आईएसी में उतना कम है, इसलिए तुम अगर आईएसी ढंग से पढ़ लिए जनता, तो तुम्हारे पास बहुत सारा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है कि तुम बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। अगर इंटर के बाद, आईएससी के बाद अगर ढंग से तुम पढ़ते हो इंटर तक ना, तो आगे तुम चाहोगे आगे की पढ़ाई ना, तो थोड़ा सा कहीं से हिंट्स मिल जाए, तुम खुद से पढ़ सकते हो। इतना तुम्हें पढ़ना पड़ता है आईएससी के अंदर। लेकिन बच्चे आजकल आईएससी को मजाक बना दिए हैं, आईएससी मतलब पास कर गए नहीं बोर्ड। लेकिन आईएससी को पढ़ेंगे मतलब तो जितना नॉलेज का आप रन करेंगे उतना कम पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट चीजों को अवेलेबल कराएं आपके सामने, जितना आप कैप्चर कर सके उससे ज्यादा मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ताकि जिंदगी में आईएससी एक ही बार पढ़ना, दोबारा फिर पढ़ना नहीं है। क्यों ना, जो चीज को दोबारा नहीं करना उसको कुछ बढ़िया से पढ़ा जाए। और इसीलिए आपको हम डांटते हैं, बोलते हैं कि अच्छा से पढ़िए आप लोग, इसीलिए कहते हैं कि झपड़िया देंगे। ऐसा थोड़ी कि आप मेरे दुश्मन हैं, ऐसा थोड़ी कि आप हम गरिया के भागे हैं, ऐसा थोड़ी कि आपका हम खेत जोते हैं कि हमसे झगड़ा होगा क्या बाबू, या आप हमारा खेत जोते हैं डंडे काट दिए मेरा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, लेकिन फिर भी आपको डांटेंगे मारेंगे, क्या है बाबू, क्योंकि आप पढ़े। नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, हम जानते नहीं पढ़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। तो उससे अच्छा कि आपको थोड़ा सा समझा के रखे, डांट के रखे, बोल के रखे। घर पे आपके गार्जियन है बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम आपके गार्जियन हैं। हम आपकी गलतियों को देख के आंख नहीं ना मूंद सकते हैं। अगर आपके गलती को करने में कोई, अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप गलत तो कहिए हैं,
लेकिन आपको गलती करते हुए हम देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे, आपको नहीं सुधार रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा हम गलती कर रहे हैं। अगर हमारे पास है कि हम आपको संभाल सकते हैं तो क्यों ना प्रयास किया जाए, क्या बाबू? क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको ज्यादा भी दुनियादारी नहीं मालूम है। कहिएगा सर आप बड़े हो गए हैं क्या? तो बड़े नहीं है बाबू, एक्सपीरियंस के मामले में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, समझे? आप आज आईएससी में पढ़ रहे हैं, हमने आईएससी आप 2023 में एडमिशन लिए हैं 11th में, हम 2010 में लिए थे। फर्क है ना जनता, 12-13 साल का। तो कम से कम 12 साल ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तुमसे, अनुभव तो होगा। तो उस अनुभव के आधार पर मैं तुमसे कुछ कहता हूं, तुमको भी अनुभव होगा समय बीतने पे, ठीक है ना? तो बाबू पोलर वेक्टर आप समझ गए, लीनियर एंगुलर समझ गए कब लगता है। एंगुलर तो एक चैप्टर ही पढ़ेंगे जनता, आपको बोले ना सर्कुलर मोशन, उसमें केवल उसी की बातें होंगे। फिर उसी में बाबू को बहुत सारी चीजें बताएंगे हम आपको, फिर बताएंगे लीनियर और एंगुलर में रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या होगा, क्या दोनों अलग अलग हमेशा ही रह जाएगा? तो नहीं, आपको जाके फिर ज्वाइन कर देंगे दोनों को, ये देखिए इनके बीच संबंध ये हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो सारी चीजों को आपको दिखाएंगे जनता, जो जो हमारे पास क्षमता है उससे आगे बढ़ करके हम आपके साथ काम करेंगे। आइए, तो पोलर समझ गए बाबू, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है। और इसके बारे में हम बेहतर बात कर पाएंगे सर्कुलर मोशन में कैसे होता है, समझे जनता? तो ये डिफिनेशन वाइज समझ में आ गया आपको। एग्जाम्पल भी कुछ ले लिया हमने, कुछ और छोटे छोटे बाबू डिफिनेशंस हैं, इसको भी देख ही लिया जाए, क्या जनता? जब देख रहे हैं तो क्या लजाना क्यों? नहीं तो कोई बंदा आपसे पूछ ले, सब कुछ आप जानते हैं, कोई आपसे पूछ दिया बताओ कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, तो आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन अब वो नहीं बता पाएंगे तो उसके नजर में क्या आप कुछ नहीं जानते। तुरंत क्यों हम लोग कुछ लोग होता है जनता, डिमोरलाइज करेगा आपको, तो नहीं होना है ना, तो वो वक्त नहीं आने देंगे कि तुमको डिमोरलाइज कर। डिमोरलाइज हम तुमको करेंगे। गलती से मेरे साथ अगर शट में आ गया, तुम अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो, गलती से तुम्हारे साथ कोई शट गया, तो वो आएगा तुम पर हावी होने, उल्टा तो तुम उस पर हावी हो जाओगे और डरा का भाग जाएगा, और फिर सटेगा नहीं कोई हो। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, बस हम लोग लगे हुए हैं। और ये छोटा सा डिफिनेशन जनता, इसमें कुछ सीखने को ज्यादा नहीं है, बस डिफिनेशन याद कर लेंगे। बिहार बोर्ड पूछिए तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम जान जाएंगे बस। अब कुछ तुमसे कहेगा कि नीट का क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? नहीं, हाँ कुछ उसका प्रॉपर्टी पूछ सकता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें घुमा के पूछ सकता है, डिफिनेशन नहीं पूछ सकता है। समझ में आ रहा ना? नीट जे नहीं पूछेगा डिफिनेशन, हाँ उसका यूज करके कुछ हो सकता है कि नया क्वेश्चन वो क्रिएट कर दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। समझ में आ रहा ना? तो डिफिनेशन हमें मालूम होगा तो कुछ कर लेंगे, तो डिफिनेशन इस वजह से बताया जा रहा है। समझ में आ रहा ना? तो आइए देखते हैं। संरेखीय सदिश क्या है बाबू? द वेक्टर्स acting along the same line that is in the same direction or opposite direction are known as collinear vector। यानी हिंदी देख लिया जाए तो वैसा सदिश जो संरेखीय होता है, अर्थात जिसकी दिशा समान अथवा विपरीत होती है, संरेखीय सदिश कहलाता है। देखेंगे एग्जांपल में, फोटो दिख रहा है आपको। एक वेक्टर ये है बाबू ए, एक वेक्टर ये है बाबू, ये वाला वेक्टर क्या बाबू? बी। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। देखिए दोनों एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है ना, एक लाइन की जगह उसी लाइन पर दोनों है। और ये बाबू देखिएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों एक ही लाइन पर है, लेकिन डायरेक्शन देखिए दोनों का उल्टा है। सॉरी, यहां पर उल्टा है और यहां पर एक समान है, दोनों का उल्टा, दो जगह नहीं है, एक जगह है। इसका डायरेक्शन देखिए ये ना है, इसका क्या है बाबू? एक ही रेखा पे डायरेक्शन एक तरफ है, एक ही रेखा पे इसका डायरेक्शन इधर, जबकि इसका किधर है? इधर है। बस एक ही रेखा पर होना चाहिए, डायरेक्शन एक तरफ भी हो सकता है और एक दूसरे के उल्टा भी हो सकता है, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है, ठीक है ना? बस एक रेखा पर है, चाहे दिशा सेम है या विपरीत है, मैटर नहीं करता है, बस एक रेखा पर होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे बाबू हम लोग? कोलिनियर वेक्टर यानी संरेखीय सदिश कहेंगे। कोई दिक्कत बाबू, कोई डाउट आपको? बढ़िया ना जनता? बहुत बढ़िया। पैरेलल वेक्टर, समानांतर सदिश, नाम से ही क्लियर है कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे। समझ में आ रहा ना? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। डिफिनेशन सुनिए, दोज वेक्टर्स व्हिच हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 डिग्री। पैरेलल समझते हैं ना, दो लाइन पैरेलल कब होते हैं बाबू? जब इनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, हर एक जगह क्या होता है? एक जगह
एक समान होता है। तो देखिए दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है, ये पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के कहलाएंगे। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस समान है सब किसी का, है ना जी, जितना ये होगा उतना ये होगा, सब ये बराबर होगा। तो दो लाइन पैरेलल तभी ना होता है जी। दो लाइन को हम लोग समानांतर रेखा कब कहते हैं? जब दोनों रेखा के बीच का लंबवत दूरी हर एक जगह पर क्या होगा? एक समान होगा। क्या बाबू? तो ये दोनों समानांतर सदिश है, लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है जनता कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ना कि एक इधर है और एक बाबू क्या है? इधर है, उल्टा नहीं चलेगा। ये भी पैरेलल दिख रहा है आपको, लेकिन पैरेलल हम नहीं कहेंगे, डायरेक्शन सेम होगा तो पैरेलल कहेंगे, नहीं तो पैरेलल नहीं कहेंगे। ओके जनता? तो तीन वेक्टर यहां पर दिखाया गया, देखिए तीनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो तीनों एक दूसरे में बाबू क्या है? पैरेलल वेक्टर है। तीनों एक दूसरे का क्या बाबू? समानांतर सदिश है। कोई दिक्कत है बाबू? अब ये दो समानांतर सदिश के बीच का कोण कितना होता है? एंगल कितना होता है? तो बाबू दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है बाबू? हमेशा 0 डिग्री। बाबू देखिए ना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। बताइए, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों को क्या पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं? दोनों वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। देखिए ना, ऐसे था, पास आ गया, सट गया करके, तब एक दूसरे के पैरेलल है ना कहलाएगा जी। सब जगह डिस्टेंस क्या है? बीच का 0 है। क्या बाबू? अब बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ऐसे होगा, ऐसे। अगर मान लीजिए दो चीजें हैं, ये सट गया आकर के, तो एंगल 0 हो जाएगा ना। अगर ये ऐसे फैलेगा तब ना ये एंगल बनेगा, तो सटेगा तब ना एक दूसरे के पैरेलल होगा ये। हाँ, तो जो दो वेक्टर पैरेलल अगर होंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बाबू? हमेशा 0 डिग्री होगा। तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है बाबू? 0 डिग्री होता है। ओके जनता? पैरेलल वेक्टर कब कहेंगे? जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, और सेम होगा तो पैरेलल होगा। कोई दिक्कत है बबुआ? अर्कोल हो गया बाबू, ऑलवेज 0। इसमें कोई दिक्कत बाबू? बस ये छोटा सा डिफिनेशन आपको लिखने का मौका देंगे हम जस्ट इसके बाद, ठीक है ना? पहले इसको समझ लिया जाए, फिर बात करेंगे हम लोग। कुछ और हैं, इनको भी देखा जाए। बस ये समझने लायक चीजें हैं, समझ लिया जाए बाबू, थोड़ा सा है। हाँ जी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी आप लोग को? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, अपनी बातें लिख दीजिएगा, मुझे मेरे तक पहुंच जाएगी। हाँ बाबू, इक्वल वेक्टर्स। क्या बाबू? इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स which have equal magnitude and same direction are called क्या बाबू? इक्वल वेक्टर्स। वैसे वेक्टर जिनका वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या बाबू? बी है। दो वेक्टर है और दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इक्वल वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर कब होंगे? जब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक समान होगा, एक होगा, यानी सेम होगा। समझे? इसका मैग्नीट्यूड बाबू अगर 10 होगा, इसका भी क्या होना चाहिए? 10। इसका डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो इसका भी क्या होना चाहिए? ईस्ट। तब जाकर के दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब इक्वल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और मैं आपसे जिक्र करूंगा, इसको अब नोट करवाएंगे ना, थोड़ा सा और जिक्र कर लेंगे, या तो अभी चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बाबू? इक्वल वेक्टर के लिए समझ गए कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का सेम होगा। सेम सेम सेम, सेम ऑन यू। अच्छा पार्टी, तो इक्वल वेक्टर का बात कॉन्सेप्ट समझ में आया जनता कि दो वेक्टर को आप इक्वल कब बोल देंगे? हाँ, दो वेक्टर को इक्वल हम बोल देंगे जनता अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। मतलब एक वेक्टर है आपका ए 10 मीटर आई और वेक्टर बी अगर इक्वल होगा तो ये भी क्या होगा? 10 मीटर आई। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन क्या हो?
सेम है, आई मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ है। क्या बच्चा पार्टी, बढ़िया ना। चलिए अब आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर ए जो है ना वो 10 मीटर आई है और एक वेक्टर बी जो है ना वह आपको 15 मीटर जे है, ठीक। क्या ये वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। अब आपसे कोई पूछे ये बताइए दोनों वेक्टर में कौन वेक्टर बड़ा वेक्टर होगा? दोनों में ग्रेटर वेक्टर कौन होगा? वेक्टर ए बड़ा होगा कि वेक्टर बी? वेक्टर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वेक्टर बी क्या है? वेक्टर ए से बड़ा है। तो दोनों में छोटा कौन है? वेक्टर ए क्या बाबू? छोटा है वेक्टर बी से। कोई दिक्कत? आपके कथनानुसार, आपके कथनानुसार यही ना बाबू? लेकिन बाबू असलियत ये है कि आप ये नहीं कह सकते हैं, कि अगर कहते हैं तो आपको वेक्टर की समझ नहीं है, आपने वेक्टर को नहीं जाना अभी तक, समझे? आप वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं बच्चा पार्टी, लेकिन वेक्टर को अनइक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। अनइक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, असमान वेक्टर नहीं होता है। यानी अनइक्वल कहने का मतलब वेक्टर में केस में बड़ा छोटा होने का बात नहीं हो सकता है। हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देंगे, अभी आपको नोट करवा देंगे अलग से। अनइक्वलिटी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ वेक्टर्स। यानी वेक्टर होने की स्थिति में असमानता की बातें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चा पार्टी? क्या बात है? तो बाबू ठीक है, आपसे कोई पूछे ना कि बाबू बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए से। इसका 15 है तो इसका क्या है? 10 है। तो ये चलेगा। अगर कोई पूछे कि बताओ दोनों मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, तो चलेगा। बी का ज्यादा है ए से। दोनों मैग्नीट्यूड कम किसका है? तो ए का कम है किससे? बी से। ये चलेगा, दौड़ेगा भी। लेकिन कोई कहे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहां मैग्नीट्यूड का तुलना नहीं हुआ है, वेक्टर का तुलना हुआ। और वेक्टर के पास केवल मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन भी होता है। आप कह दिए कि वेक्टर बी बड़ा है वेक्टर ए से, तो चलिए अच्छी बात है। इसका मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वेक्टर ए से, अच्छी बात है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन से ज्यादा होगा, बड़ा होगा? क्या डायरेक्शन बड़ा छोटा होता है क्या? ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट से बड़ा होता है क्या? ईस्ट आपका नॉर्थ से बड़ा होता है क्या? डायरेक्शन एक दूसरे से बड़ा होता है क्या? नहीं। मतलब वेक्टर को आप बड़ा छोटा कह रहे हैं, इसका मतलब आप उसके मैग्नीट्यूड को बड़ा छोटा तो कह ही रहे हैं, साथ ही साथ वेक्टर को बोले हैं तो वेक्टर के पास तो डायरेक्शन भी है ना, आप उसके डायरेक्शन को भी बड़ा छोटा कह रहे हैं। तो क्या ये पचने वाली बात है जनता? तो नहीं, वेक्टर के संदर्भ में आप बड़ा छोटा की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप कह देंगे कि वेक्टर होने की स्थिति में अनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, वेक्टर होने की स्थिति में छोटा बड़ा की बात नहीं होती है। हम इसको मेंशन कर लेंगे जब आपको लिखवाएंगे वहां पे। हम चाहते तो यही पर लिख ही देते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट हमको लगेगा ही, मैं लिख ही देता हूँ, समझे? उसके बाद आप लोग उतारते समय इसको पहले उतार लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे। तो मैं लिख दूंगा, नोट करके सुन लेंगे बाबू पहले आप लोग, उसके बाद लिखिएगा मत आप लोगों भी। मैं लिख रहा हूं, इनइक्वलिटी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ क्या बाबू? इन केस ऑफ वेक्टर्स। हिंदी इसका लिखवा देंगे इसके बाद बाबू आपको हम, इन केस ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब दैट इज, अगर आप कह रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी से बड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है? एंड अगर आप कह रहे हैं कि वेक्टर बी क्या है, ए से बड़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है जनता? नहीं कह सकते हैं, ये सही नहीं होगा आपका कहना, ओके जनता? परंतु हम इसको बराबर कह सकते हैं, दो वेक्टर को बराबर कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बाबू आपस में बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो जनता, तो समान हो,
ओके बाबू, इसी में थोड़ा सा और मैं बात करता हूं आपसे, देखिएगा। इफ, सुनेंगे बाबू प्लीज, देखेंगे, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हो ए एक्स आई प्लस ये वाई जे प्लस ए जेड के। बच्चा सबने जाना है ये x और ये क्या बाबू y है, इधर x ड्रेस इधर y ड्रेस, और सब जानते हैं कि z के बारे में जानते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के। बाबू एक और एक्सिस होता है जनता, z एक्सिस, समझे, x एक्सिस y एक्सिस और एक और एक्सिस होता है बाहर की तरफ z, ऐसे बाहर होता है। जैसे x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, उसी तरह z एक होता है, z ये होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। z किधर होगा, बाहर की तरफ, तो x इधर, x डैश इधर, y ऊपर, y डैश नीचे, z बाहर होता है और z डैश क्या होता है बाबू, अंदर होता है, समझे। तो बाहर भीतर का क्वेश्चन कभी कभी भी आता है आपको, इसलिए उसको हम बार बार जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन नहीं होता ये नहीं कह सकते हैं, होता है, ठीक है ना। तो x के लिए i, y के लिए g और z के लिए k लगता है, पॉजिटिव z के लिए पॉजिटिव k, निगेटिव z के लिए निगेटिव k। आई बात समझ में। तो वहां लिखा है बाबू ना, मतलब दिया एक वेक्टर दिया है, क्या दिया है वेक्टर में, तो वेक्टर दिया है कि i की तरफ यानी पॉजिटिव x की तरफ उस वेक्टर a का वैल्यू कितना है, ax है, मान दिया रहेगा, ax bx का मान दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए दिया रहा है ऐसे, a बराबर 2 मीटर i, 3 मीटर j और 4 मीटर या 5 मीटर या 40 मीटर क्या बाबू k, तो उसको मत लिखो, बहुत मार मारेंगे। वेक्टर पढ़ो तो पढ़ो चुपचाप, बस पढ़ने से नहीं होगा जनता, लिखने से क्या होगा फायदा। देखो इधर दोनों को कंपेयर करो, ये किसका मान दिया है, ए एक्स का, वेक्टर ए का ही मान है कि इधर एक्स की तरफ है तो ए एक्स है, वाई की तरफ है तो ए वाई है, और जेड की तरफ है बाबू ये जेड है। तो यहां पर ए किसका मान है, ए एक्स का, ये किसका मान है, ए वाई का, और ये किसका मान है, ए जेड का। अगर बी होता तो ये बी एक्स का, ये बी वाई का, और ये क्या बाबू बी जेड का, ऐसे ही लिखा जाता है, समझदार ना। मतलब इस वेक्टर का 2 मीटर वैल्यू है किधर, पॉजिटिव एक्स की तरफ, 3 मीटर वैल्यू किधर, पॉजिटिव वाई की तरफ, और 40 मीटर वैल्यू पॉजिटिव जेड की तरफ, समझ में आ रहा ना। हमने बोला कि वेक्टर ए बराबर अगर इतना हो, इफ मतलब अगर, एंड वेक्टर बी बराबर हो बी एक्स आई बी वाई जे और क्या बाबू बी जेड, बी जेड के दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। और ये वेक्टर कैसा वेक्टर है बाबू, आप सुनिए, इसमें भी कुछ बात करें तो कर सकते हैं। और ये वेक्टर, ऐसे वेक्टर आपको बताना है मुझे, जस्ट आपको एक क्लास के बाद में जिक्र आपसे करना भी है, तो मैं आज ही कर लेता हूं। वेक्टर बाबू 3 तरह का होता है, कितने तरह का, 3 तरह का, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय, समझे। और ये दिया गया वेक्टर कैसा है, 3 डायमेंशन है, ठीक है ना। अब वेक्टर r इक्वल टू अगर 2 मीटर लिखा हुआ है i, इसका मतलब ये 1 डायमेंशन वेक्टर है, इसके पास एक ही डायमेंशन है, किधर बाबू पॉजिटिव x, यानी x डायमेंशन इसके पास केवल है, 1 डायमेंशन है। यहां पर कौन है उसके लिए x दिखा रहा है, तो 1 डायमेंशन है। 5 मीटर j क्या है बाबू, 2 डायमेंशन हो गया, एक x है दूसरा y, और 7 मीटर के, और ये कैसा बाबू 3 डायमेंशन है। तो वो जिसमें केवल x होगा 1 डायमेंशन, देखो 1 डायमेंशन, या तो केवल उसमें x होगा, एक होगा, या तो y होगा, या तो क्या होगा z होगा, तीनों में से कोई एक होगा 1 डायमेंशन, तीनों में से 2 होगा 2 डायमेंशन, तीनों का तीनों होगा 3 डायमेंशन, समझ में आ रहा ना। अब ये 3 डायमेंशन है, अब ये 0 हो जाए तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा, ये 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 डायमेंशन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एक बाइक सब कुछ नहीं बता सकते बाबू मेरे, धीरे धीरे सब बताएंगे, टेंशन क्या लेते हैं आप, बोले हैं ना वेक्टर पढ़ा रहे हैं हम आपको, अभी पढ़ते चलिए।
वो दिन भी याद कीजिए जिस दिन आपको वेक्टर का डिफिनेशन नहीं मालूम था, और आज दिन क्या है जो वेक्टर के बारे में बहुत आप जान चुके हैं। अभी बाकी है अभी जानना, लेकिन दिन बदला ना, चीजें बदलती हैं। आइएगा बाबू देखते हैं हम दोनों वेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, इफ फलानवा एंड फलानवा आर टू इक्वल वेक्टर। क्या है बाबू? दो को क्या है बाबू? ये इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स है। देन अगर दोनों इक्वल वेक्टर है तो क्या होगा? मतलब यही ना है जी, वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर बी के बराबर। कहने का मतलब यही है, दो वेक्टर है देन, या ऐसा देन हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इससे बढ़िया ये इक्वल वेक्टर्स अगर है तो दैट इज, इसका मतलब क्या? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? दैट इज का मतलब होता है अर्थात, मतलब जो हमने लिखा है अब उसी को मैं दूसरे तरीका से लिख रहा हूं। ये आपका लैंग्वेज के फॉर्म में है, आपको मैं मैथ के फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने बोल दिया कि दोनों वेक्टर क्या इक्वल वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए क्या बाबू? वेक्टर बी के इक्वल है, तभी ना इक्वल वेक्टर कहलाएगा ये। क्या बाबू? तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर, कहने के इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और बराबर है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा? आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में दोनों बराबर है, इसका मतलब वेक्टर ए ये है जो कि यहां होगा, और वेक्टर बी ये है जो कि यहां होगा। जब ये आपस में बराबर है तो ये और ये आपस में क्या होंगे? क्योंकि उनका मान है ना वो। ओके जनता, चलेंगे देखते हैं। मतलब ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, अब थोड़ा सा राइटिंग है ना बाबू गंदा है, समझे? है ना गंदा, समझ में क्या होता कि ना हमारे बाबू? गंदा से क्या मतलब हो समझ में? सुंदरे लिखी चाहे सुंदरे कुछ हुई, कोनो फायदा तर ना पहुंचे तो का करे सुंदर से। अब मान लो राइटिंग हमारे नहीं के बढ़िया, तो हम का करी? जंगा बाबू को पढ़ाओ तो नहीं बाबू, का करबो? गरीब गुरबादी मानी मतलब बान भाई, अमीर रहती तो हम राइटिंग सीख रही थी। ये नहीं कहता सब, ऐसा बात नहीं, हम भी जानते गरीब से नहीं दिक्कत है। एक कह दिए भाई, कोई तो समझे मेरे दर्द को, क्योंकि आजकल नेता क्या बोलता है सब पता नहीं चलता है। नेता सब है ना कुछ बोल देगा, पब्लिक कहेगा हाँ बोल ले बड़ा नेताजी, क्या बोल ले बड़ा। तो हम राइटिंग सही नहीं के गरीब बनी, वैसे आई नेता सही बोल दिया सन बिहार के नेता में नहीं है, तो बिहार के आधा जनता विश्वास करी सही बात है। अगर राइटिंग सही नहीं कर गरीब भाई से तो नहीं के विश्वास, राजनीति जान कितना सभी लड़का बड़ा सन, कोनो बात नहीं हटाओ सन। ये किसके बराबर है? वेक्टर बी के, मतलब ये बराबर होगा इसके और ये बराबर इसके। कब होगा? जब ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, और ये बराबर होगा इसके। समझे? तबे ना होगा जी। उधर का आई एक्स वाला इधर का एक्स के बराबर होगा, उधर का वाई वाला उधर का वाई के बराबर होगा, इधर का जेड वाला इधर, तब जाकर के बराबर होगा, तब ना उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा। समझे? बुझे कि बुझवा दें? तो आइए, इसका मतलब ये बराबर है आपस में, इसका मतलब देख इधर, ये इसके बराबर है, इसका मतलब इधर x वाला x कंपोनेंट, इधर का x कंपोनेंट इधर का x दोनों बराबर होगा, इधर का y बराबर होगा, इधर का z इधर का क्या होगा? बराबर होगा। तो i से i कट जाएगा, जब i से i कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? bx। सिमिलरली ay किसके बराबर होगा? by के, एंड az किसके बराबर होगा? bz के। कोई दिक्कत बाबू? अगर इस तरह से वेक्टर a हो और इस तरह से वेक्टर b हो तो ये दोनों अगर इक्वल वेक्टर होगा तो ये तभी होगा जब इधर का i वाला इधर के i वाला के बराबर हो, इधर का j वाला इधर के j वाले के बराबर, इधर का k वाला इधर के k वाले के बराबर हो। यानी इनके साथ जो i j k के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर वाले के i j के साथ k के साथ मल्टीप्लाई में वापस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत जनता? अब इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा भी देख सकते हैं। मान लो कहता है, ये क्वेश्चन दे दे, वेक्टर ए बराबर
2 मीटर I, 3 मीटर J और ZK एंड वेक्टर B बराबर 2 मीटर I, 3 मीटर दो मीटर I, 3 मीटर बाक यार जल्दीबाजी करेंगे तो क्या ना बड़ा जाने हम J प्लस 3 नहीं करते हैं इसको हम लोग 8 मीटर के R 2 इक्वल वेक्टर then find the value of Z। वेक्टर ए और वेक्टर बी के आपस में दो बराबर वेक्टर है, तो बताइए Z का मान कितना होगा। ये दोनों वेक्टर देख रहे हैं, ये और ये वेक्टर दोनों के आपस में बराबर है, तो बताओ Z का मान कितना होगा। मतलब बराबर है तो x वाला के बराबर होगा, y वाला y के बराबर, Z वाला Z क्या होगा, Z के बराबर। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर जनता। तो Z बराबर 8 मीटर सर। कोई दिक्कत जनता। इस तरह से क्वेश्चन है कंफ्यूज कर देता है सब, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। इसी तरह वो है कुछ और अगर नहीं दिया रहता, कहता इक्वल वेक्टर है मतलब बराबर कर देते, निकल देते आंसर ना, समझे। मान लीजिए यहां पर दिया रहता कुछ 3y दे देता, तो कहता बताओ अब x y और z का मान बताओ, y और z का, तो z का मान तो सीधे 8 हो जाएगा, अब y का मान तो 3y बराबर 3 मीटर, समझे। 3 से 3 कट गया, y बराबर 1 मीटर। कोई दिक्कत आए। ऐसे भी देख क्वेश्चन पूछता है तो बन जाएगा नाम से, कंफ्यूज करता बिना मतलब के। बताइए इसको, ठीक है वो ये बाद में उतारेंगे हम लोग बाद में उतारेंगे। अभी फिलहाल हम लोग वहां चलते हैं जहां से हम लोग निकले थे, जिस जगह से हम लोग निकले थे। बस दो डिफिनेशन और समझ लीजिए इसको बाबू लोग। तो इक्वल वेक्टर आप लोग देख चुके हैं बाबू, और इक्वल वेक्टर में बताए हैं कि ये दो वेक्टर इक्वल होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वेक्टर होने केस में इनइक्वलिटी डज नॉट होल्ड, यानी इक्वलिटी की बातें, सॉरी अनइक्वलिटी की बातें नहीं होती है, असमानता की बातें नहीं होती है। क्यों नहीं होता बता दिया आपको, वेरी गुड। आइए देखते हैं आगे। एंटी पैरेलल वेक्टर, असमानांतर सदिश, एंटी पैरेलल असामानांतर। देखिएगा एक वेक्टर है इधर की तरफ, एक वेक्टर है इधर की तरफ, ऐसे दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का, दोनों वेक्टर पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसको पैरेलल वेक्टर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और वही पैरेलल वेक्टर होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब डायरेक्शन जब सेम होगा तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, और जो रहेगा वो डायरेक्शन, लाइन तो पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अगर अपोजिट होगा तो क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल। आई बात समझिए। तो लिखा गया है दोज वेक्टर्स which have opposite direction are called anti-parallel vectors. Angle between two anti-parallel vectors is always 180 डिग्री। एक इधर है, एगो है ने, एगो ये वेक्टर है ना के डायरेक्शन, एगो वेक्टर डायरेक्शन है ने बा, तो एगो है ने जाता, एगो होने जाता, तो बताइए बीच का एंगल कितना होगा, एक दूसरे का 80 डिग्री, 180 डिग्री होगा ना। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा, बीच का एंगल 180 डिग्री। आई बात समझ में ना। और इसको समझ लीजिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का एक दूसरे का अपोजिट है,
ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, इनके बीच क्या एंगल कितना होगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? निगेटिव और अपोजिट वेक्टर, निगेटिव वेक्टर समझ रहे हैं ना? तो दो वेक्टर, दो एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट, सॉरी ये देखिए ना डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इसका इधर है इसका इधर है, तो ये एंटी पैरेलल होगा। अब जल्दीबाजी कर रहे हैं इसलिए समय का कमी है जनता, देखिएगा ये इधर है और ये इधर है, तो ऐसे में एंटी पैरेलल वेक्टर है। लेकिन इसको हम लोग निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कब कहेंगे? तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर निगेटिव या अपोजिट वेक्टर कहलाएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिएगा मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। देखिए ये दो वेक्टर थे एंटी पैरेलल थे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है। देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे पता चल गया? भाई इसका लेंथ है देखो और इसका लेंथ देखो, दोनों बराबर है क्या? बताएं ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका लेंथ दिखाता है, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, तो इसका लेंथ इक्वल है नहीं है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है बराबर नहीं है। बराबर होता तो लेंथ बराबर होता, समझ में ना? ये मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ठीक है जनता। लेकिन अगर इसी दोनों का मान अगर बराबर हो जाए तो ये एंटी पैरेलल होगा, लेकिन साथ ही साथ ये निगेटिव वेक्टर होगा। क्या होगा? एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, उल्टा वेक्टर। आइए बस समझिए, उल्टा वेक्टर। तो उल्टा वेक्टर कब होगा? तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर उल्टा वेक्टर कहलाएगा, अपोजिट वेक्टर कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा अगर उसका डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। एंटी पैरेलल बोल दिया मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। दो एंटी पैरेलल वेक्टर निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहलाएगा अगर उनका मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल बोल दिया तो डायरेक्शन उल्टा होगा ही होगा। अब मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए दोनों एंटी पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का लंबाई देखिए दोनों का बराबर है कि नहीं है, लेंथ बराबर है कि नहीं है, ये क्या कौन सा वेक्टर ये हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ओके जनता, तो ये एंटी पैरेलल था और ये भी एंटी पैरेलल है, लेकिन इसके साथ एक स्पेशल नाम जुड़ गया, इसके साथ निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट तो है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत जनता? इसको छापना है आप लोगों ना, मौका दिया जाएगा, टेंशन न लीजिए। और लास्ट है, लास्ट है, देखिए लास्ट है, डिफिनेशन सुन लीजिए खाली है, देखो ना, कनकरेंट वेक्टर्स, संगामी सदिश, देखोगे वैसा वेक्टर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक सेम होता है। देखिए ये स्टार्ट हुआ तो इधर जा रहा है, ये स्टार्ट इधर जा रहा है, ये स्टार्ट इधर जा रहा है, लेकिन स्टार्ट हुआ कहां से होगा, सब सेम पॉइंट से, समझे? तो दोज वेक्टर्स व्हिच पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कनकरेंट वेक्टर्स, यानी वैसा सदिश जो उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरते हैं संगामी सदिश कहलाता है। सबका स्टार्टिंग पॉइंट कहां होगा, सेम होगा, समझे? उसका कनकरेंट वेक्टर कहेंगे। कोई दिक्कत बाबू? कनकरेंट वेक्टर कहेंगे, कोई दिक्कत? अब ये आपका खत्म हो गया। अब कल पढ़ेंगे हम लोग क्या बाबू, कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। आई बात समझ में? तो आज का क्लास बाबू हम लोग पहले उतार लेते हैं। आज के लिए इतना ही बाबू, कल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही कल इंपोर्टेंट क्लास